स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12 का ये पॉलिटिकल साइंस है और ये बाई स्काइज प्रिपरेशन हब, ये हमारा नाम है सुधीर कुमार। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें हुआ क्या एक्चुअल में कि पॉलिटिकल साइंस का जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का जो कंबाइंड क्वेश्चन है, ये कंबाइंड क्वेश्चन कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ की आपका जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसको अगर हम PDF के रूप में इस पर लेते हैं तो वो आपको पूरा कटिंग टाइप में दिखता है। इसलिए जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम अब प्रयास कर रहे हैं कि आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हम आपके ऑल सब्जेक्ट्स को लेकर के चले, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं या हिंदी मीडियम से, लेकिन ये है कि अब हमें इसका PDF बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये जो भी हम करेंगे चूँकि सबका एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, इतना टाइम बीता 11th-12th में आप पढ़े हैं, लेकिन चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय है तो इसमें क्या करना है कि हमें 5 साल का जो क्वेश्चन है उसका हमको कंप्लीट जो है इस तरह से हमको उसका एक्सप्लेन करके उसका स्टडी करना है कि हमारा पूरा जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे भी नहीं। तो ये हमारा अपना चूँकि ये बनाना पड़ा, ये 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये 2024 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और इसका जो सब्जेक्ट कोड है 322 है पॉलिटिकल साइंस का। और इसमें आपको 101 से लेकर के 100 तक आपको PYQ रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना होगा। 50 क्वेश्चन का अगर आप सही आप आंसर दे देते हैं तो 50 नंबर इसमें आपका पक्का हो जाता है। तो हमें 100 क्वेश्चन, हम 5 साल में 500 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और जब उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस भी कवर होगा और वेरी शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसका भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा है संविधान, तीसरा है संसद और चौथा है राष्ट्रपति। तो ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो 1 नंबर में है जनता, 2 नंबर में है संविधान, 3 में है संसद, 4 में राष्ट्रपति। अब इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु इज़ द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो पॉलिटिकल पावर्स है, जो पॉलिटिकल पावर्स है यानी राजनीतिक जो सत्ता है उसके सोर्सेस कौन है, कौन सोर्सेस, इस पावर का स्रोत कौन है, इस पावर का सोर्सेस कौन है, किसके कहाँ से ये पावर आती है इस पॉलिटिकल लोगों में। तो ये भारत में पॉलिटिकल जो आपका सत्ता है, पॉलिटिकल जो आपका एक तरह से कहिए कि जो राज सिंहासन है, तो वहाँ पर जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को हम पॉलिटिकल पावर्स कह रहे हैं। तो वो जो पावर्स है, आखिर वो पावर्स उनको कहाँ से मिल रहा है, तो ये जनता से, पब्लिक से मिल रही है। तो आप ये पब्लिक को आप सही कर लीजिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री का अर्थ होता है कि जो इंडिया के पब्लिक है, ये पब्लिक जो है क्या करते हैं कि वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके अपने जो भी मेंबर होते हैं, चाहे वह पार्लियामेंट के मेंबर हो या फिर आपको
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा सदस्य कहा जाता है, ये किसका किसका सिलेक्शन करते हैं? ये इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंट्री होने का अर्थ हुआ कि ये जो इंडिया के पब्लिक है वो वोट दे करके और अपने लीडर्स को चुनते हैं मूल रूप से, और वही लीडर्स जो है हमारे ऊपर क्या करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और हमारा जो देश है, कंट्री है, उसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये जो लीडर हम चुनते हैं, चूँकि पब्लिक चुनती है, इसलिए ऊपर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर्स है इंडिया का, उसका जो सोर्स है वो कहाँ छिपा हुआ? पब्लिक में छिपा हुआ है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप अगर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संसदात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, फिर ऊपर करते हैं इसको, यहाँ से देखिए इसको। तो भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो इसमें से कौन सा एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे हम इसको देख लेते हैं, पर उसके बाद हम लोग इसको ये क्या करेंगे कि इसको टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से अगर हम लोग देखें तो पहला हमारा हो जाएगा, देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार का अर्थ हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग क्या जो चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। हम लोग 5 इयर्स पर जो इलेक्शन होता है उसमें एमपी मीन्स क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जिसमें इसका दो जो है आपका ये असेंबली होता है, एक तरह से हम उसको कहें कि एक लोकसभा होता है और एक जो हमारा राज्यसभा होता है। तो ये मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, एमपी है, वो उसका हम लोग क्या करते हैं, वोट दे करके उसका हम लोग उसको चुनते हैं। तो चुनते हैं और वही जा करके और क्या करता है कि ये जो भी पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में जो भी चुने जाते हैं वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये विशेषता है इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका। जो चूँकि पार्लियामेंट के जो मेंबर हम लोग एमपी जो चुन करके भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन करके भेजते हैं, वही लोग तो भारत सरकार को बनाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं है सो बताना है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियरी है, वह इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। चाहे वह इस तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान है, इस तरह का आपको व्यवस्था किया गया है, आर्टिकल्स उस तरह के बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो आर्टिकल्स जो है क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना देते हैं हमारे जुडिशियरी को, और इस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। चाहे आप बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हो या फिर फकीर आदमी हो, आप अगर जुडिशियरी में जाते हैं तो फिर आप अगर सही है तो आपके पक्ष में फैसला होगा, और ऊंचे आसन पर बैठा हुआ यानी जो पॉलिटिकल पावर्स है ऊपर बैठा हुआ, अगर वो गलत है तो फिर उनको पनिशमेंट देगी ये। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर हम प्रेशर दे सकते हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है ये भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमें चुनना है कि कौन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
यानी अध्यक्षात्मक सरकार। ये अध्यक्षात्मक सरकार जो होता है ये राजतंत्र में होता है, ये आपको डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है, ये इसको आप मोनार्की कह सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया वो सी हो गया, ऑप्शन सी। ये सी वाला हमारा आंसर हो गया, ये सी हमारा आंसर हो गया। देखिए ये वाला, ये हमारा आंसर हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन को फिर से गौर से देखिए, जो है सो नहीं पूछ रहा है, ये तीनों चीज़ हमारा जो तीन ऑप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अगर रहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये तीन जो देख रहे हैं वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये सही बात है, क्योंकि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट चुनते हैं, वही सरकार बनाते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फेडरल सिस्टम है, फेडरल मतलब संघीय पद्धति है। फेडरल सिस्टम का अर्थ हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट क्या करते हैं, स्टेट सभी मिल करके और तब के अपना, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं स्टेट और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार और राज्य सरकार है, दोनों के बीच एक प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है। और दोनों के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है जिसके कारण दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे के प्रति। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क्स होते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम है उसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो फेडरल सिस्टम जो है ये भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये जो देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक सरकार जो देख रहे हैं, ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर इंग्लिश मीडियम में हमें नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ये कंप्लीट होना चाहिए। और अगर इसमें कहीं कोई आप लोगों को एडवाइस देना है तो एडवाइस भी आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो व्हाट्सएप से हमारे साथ कनेक्ट है वो लोग भी एडवाइस कर सकते हैं कि इसमें और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपके पास बोर्ड एग्जाम में भी दोनों मीडियम में क्वेश्चन और आंसर रहेंगे, सभी क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी आंसर तो नहीं रहेगा और क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा ये दोनों मीडियम को, अगर इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आए तो हिंदी मीडियम भी आपको सपोर्ट करेगा। और अंतिम रूप से आपका सही वही होता है जो आपको इंग्लिश मीडियम का जो ऑप्शन होता है उसी को सही माना जाता है जब उसको OMR सीट पर इवैल्यूएशन करता है बिहार बोर्ड। तो ये भारत के संदर्भ में हमें बताना है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका सही भाव, शब्द का सही भाव व्यक्त इसमें से क्या करता है। तो यहाँ देखिए, भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है, और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें यह बताना है कि ये जो सेकुलर वर्ड है, सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? इसी का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, इसी का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें
ये क्या करना है कि ये हमें स्पष्ट करना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन जो है ये सेकुलर शब्द का सही भाव, इसका करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेकुलर को ये एक्सप्रेस करता है। यानी ये सेकुलर वर्ड का जो करेक्ट मीनिंग है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है। सेकुलर वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये सेकुलर वर्ड जो है अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम इसको देखें तो बताना है कि ये सेकुलर, ये इसका करेक्ट मीनिंग ये इसमें से कौन जो है एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ देखिए पहला है इंडियन हैज़ ए रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी भारत में धार्मिक विविधता है। इंडियन हैज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब इट इज़ टोटली ट्रू। ये आप देखिए कि इंडिया में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखिए, धार्मिक विविधता को देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हिंदू या सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसके मानने वाले भी लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे, ईसाई धर्म को मानने वाले। यहाँ पर आपको सिख्स भी मिल जाएंगे, सिख धर्म को मानने वाले। यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले, उसके बाद पारसी धर्म को मानने वाले। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो कंट्री है इसमें चाहे वह किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उस सारे लोगों को ये क्या होता है कि इस देश में अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट देता है। हिंदू भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, क्रिश्चियन भी अपने रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं, सिख्स भी कर सकते हैं, बुद्धिस्ट भी कर सकते हैं, इस्लाम और पारसी या अदर और भी किसी भी प्रकार के कोई रिलीजन्स है अगर इंडिया में, तो वे सभी को इस बात का इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है कि वह अपना रिलीजन को मान सकता है। तो इंडियन हैज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी यानी भारत में धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता का अर्थ हुआ कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ये भी जो है क्या करता है, ये भी हमारे सेकुलर वर्ड को ये क्या करता है, ये इसके मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। इसका सेकुलर का जो अर्थ होगा उसके भाव को ये लाइन भी प्रकट करता है। दूसरा देखिए इंडियन हैज़ नो स्टेट रिलीजन। इंडिया में अगर देखिए तो किसी भी प्रकार का राज धर्म नहीं है। जैसे आप किसी कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पर कोई इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पर आपको अदर रिलीजन को मानने का इंडिपेंडेंसी नहीं है, आप दूसरे धर्म को आप वहाँ फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे कंट्री का ही आपको रिलीजन है। कोई है इस्लामिक कंट्री है, कोई आपको नेपाल को भी लोग कहता है कि हिंदू कंट्री है, चाइना में देखिए तो बुद्धिस्ट लोग हैं। लेकिन अगर देखिए तो दुनिया के अधिकांश ऐसे देश है जो जहाँ पर सेकुलर आपको मैनेजमेंट मिलेगा, सेकुलर सिस्टम मिलेगा। क्यों? क्योंकि चूँकि सभी लोगों को, हर इंसान है, सबको अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का राइट है और इसलिए इंडियन हैज़ नो स्टेट रिलीजन। तो ये भी जो है सेकुलर वर्ड है का जो करेक्ट मीनिंग है इसको एक्सप्रेस करता है। देयर इज़ इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिएगा तो इंडिया में के सभी जो धर्म है, ऑल जो रिलीजन्स है, उसको समान रूप से रेस्पेक्ट किया जाता है। इंडिया में यदि आप देखा जाए देयर इज़ इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी रिलीजन्स है उनको इक्वली रेस्पेक्ट किया जाता है, समान रूप से उसको आदर किया जाता है। तो ये इससे भी क्या पता चलता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो इंडियन हैज़ रिलीजियस डाइवर्सिटी, भारत में धार्मिक विविधता है, यानी भारत में अलग अलग रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं। ये भी सेकुलर वर्ड का जो मीनिंग है इसको क्या करता है, इसको एक्सप्रेस करता है करेक्ट मीनिंग को।
इंडिया है, जो नो स्टेट रिलीजन, ये भी जो है सेकुलर जो वर्ड है इसके करेक्ट मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। और देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स इन इंडिया, और इंडिया में जितने भी रिलीजन्स है सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, समान आदर दिया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का व्यवस्था है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? भारत, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो क्या है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है यह किस देश से प्रभावित है? यानी यहाँ पर 4 कंट्री का नाम दिया है, एक कनाडा का नाम दिया है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिया है, एक आपका आयरलैंड दिया है और एक ब्रिटेन दिया है। ब्रिटेन या इसी को इंग्लैंड भी कहते हैं। तो फेडरल सिस्टम जो है यहाँ पर, फेडरल सिस्टम का मीनिंग हुआ कि आप यदि देखेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद आपको 8 के करीब इंडियन टेरिटोरीज है, इंडियन टेरिटोरीज है। और ये सब को मिला करके क्या हुआ है, हमारा ये जो इंडिया है ये बना है। तो इस तरह से अगर देखिए तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। तो कई स्टेट्स मिल करके जब किसी एक कंट्री का फॉर्म देते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो इंडिया में भी यही कंडीशन है कि कई स्टेट्स और कई इंडियन टेरिटोरीज ये सब मिल करके और तब इस इंडिया के मैप को क्या किया है कि बनाया गया है, हमारा भारत बना है। तो इस तरह से ये जो तो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया है ये इन्फ्लुएंस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से इन्फ्लुएंस है, ये कहाँ से प्रभावित है, किस देश से ये प्रभावित होकर के ये फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है इंडिया में। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन, ये सब का नाम आ रहा है। लेकिन इसमें से अगर आप देखिएगा तो कनाडा से ये लिया गया है भारत में। ये भारत में इंडिया में जो आपका इंडिया में जो ये फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया है ये हमारा कनाडा से इन्फ्लुएंस्ड है। यानी भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह कनाडा से प्रभावित है। और यदि आप और भी दुनिया के कुछ देशों को देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको समझ में आएगा कि आपको यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील और जर्मनी और भी है, जैसे यूएसए, उसके बाद आपको कनाडा, उसके बाद ब्राज़ील और जर्मनी। इसको आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कंट्रीज़ का आप नाम याद रख सकते हैं जहां पर फेडरल सिस्टम है। तो इंडिया का फेडरल सिस्टम यूएसए या ब्राज़ील या आपको जर्मनी से नहीं लिया गया है। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो लिया गया है आपको कहाँ से, कनाडा से। यानी कनाडा से इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस्ड है। और उसके बाद यदि आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 11 है इसमें इसका चर्चा है। ये फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया का चर्चा कहाँ पर है, तो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया का जो चर्चा है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप देखिएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आपको 25 पार्ट्स है। और पहले अगर देखिए तो 22 पार्ट्स था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट्स ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन 22 से पहले, ये 22 किस समय था? जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट किया गया। इंडिया में जो गवर्नमेंट बना, फर्स्ट जो हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो उस समय जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भारत का संविधान था, वो उसमें 22 पार्ट्स था, 22 पार्ट्स था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि +3 आगे जा कर के आप देखें कि कितना बार अमेंडमेंट हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, और अमेंडमेंट्स के बाद क्या हुआ है कि हमारा बहुत सारा चेंजिंग भी हुआ है उसमें। तो इस तरह से आज के समय में आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखिएगा तो नाउ जो है अभी आपको 25 आपको पार्ट्स आपको मिलेगा। ये अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में देखिएगा तो 25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 25 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स जो है, 3 भाग जो है इसमें बढ़ाया गया है। और इसमें किस बात का चर्चा है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 11 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट 11 है, इसी में फेडरल सिस्टम का चर्चा है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 11 है, आप इसको पूरे लेक्चर को ध्यान दीजिएगा। पार्ट 11 है, उसमें हमारा किस चीज़ का चर्चा है? ये फेडरल सिस्टम का चर्चा है। फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक जो हमारा व्यवस्था है, इसका चर्चा है पार्ट 11 में। और इसमें क्या चर्चा है? तो इसमें मूल रूप से यदि देखा जाए, अगर आपको ओरिजिनली इसको अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो पावर्स जो है उसको क्या किया गया है? पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसके बीच? सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है पार्ट 11 में? पार्ट 11 में जो फेडरल सिस्टम का चर्चा किया गया है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, ये सब कीड़ा के आने के कारण ये लाइनिंग बन जाता है। ये यहाँ लिख देते हैं। देखिए, पार्ट 11 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसी में फेडरल सिस्टम का चर्चा है। फेडरल सिस्टम का चर्चा है, यानी संघात्मक व्यवस्था का चर्चा है। और इसमें क्या चर्चा किया गया है? तो पावर्स आर distributed between central government and स्टेट गवर्नमेंट। यानी पार्ट 11 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 11 है, उसमें फेडरल सिस्टम का चर्चा है। फेडरल सिस्टम कनाडा से इन्फ्लुएंस है। और इसमें क्या चर्चा किया गया पार्ट 11 में? तो पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है कि जो हमारे ऑल इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसके बीच, और जो हर स्टेट का गवर्नमेंट है उसके बीच जो कुछ पावर्स है, जो कुछ से शक्तियाँ हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा वो थोप देगा किसी स्टेट पर, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा, अपने पावर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा। यानी कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा पावर्स को यूज करता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है, तो उसको ब्रेक लगाने का काम करेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज करता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ऐसे कुछ पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनके
आप दादागिरी पर रोक लगाएगा। तो इस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसी के कारण क्या है, ये फेडरल बन गया है, ये संघात्मक बन गया है, यानी दोनों को साथ साथ होकर के इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। मूल रूप से फेडरल सिस्टम जो है इसका यही हमारा व्यू है और ये कनाडा से लिया गया। तो इतना सारा चर्चा हमने कर दिया कि आपको इसका आप इसमें 22 पार्ट है, कितना पार्ट 22, और पार्ट 11 में इसका चर्चा किया गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 22 पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और अभी जो है 3 पार्ट और बढ़ गया है। और उसमें आपको जैसे नगर पालिका है, कोऑपरेटिव है और सेमी जुडिशियल सिस्टम है, ये 3 जो बढ़ा है उसको आप भी देख लीजिए। 22 के बाद ये 23 हो गया, ये नगर पालिका आ गया। उसके बाद नगर पालिका के बाद आपको देखिएगा तो नेक्स्ट आ गया कोऑपरेटिव, ये भी कोऑपरेटिव की कमिटीज आ गई। और उसके बाद जुडिशियल आ गया, जुडिशियल सेमी जुडिशियल, हम कह सकते हैं कि सेमी जुडिशियल बॉडीज इसमें आ गया, सेमी जुडिशियल बॉडीज। इस ये 3 पार्ट और जोड़ा गया। एक पार्ट जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका से रिलेटेड आपको कानून है, और उसके बाद एक है जिसमें कोऑपरेटिव से रिलेटेड आपको कानून है, और एक जो है सेमी जुडिशियल बॉडीज है। तो ये 3 पार्ट जोड़ देने के कारण 25 पार्ट्स हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन को हमने पूरे तरह से समझा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। भारत में देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन? एक स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्री का दिया है। इसमें चर्चा किया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरीक्षण की जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वह किस कंट्री से लिया गया है, इसे हमें गौर करना है। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो आपको जो जुडिशियल रिव्यू है इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। ये सी ऑप्शन हमारा सही है। फ्रॉम विच कंट्री हैज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन, यानी न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना आपको अमेरिका से लिया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है कि आपको यदि कोई भी आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो राज्य विधानमंडल है, जैसे आपको मान लीजिए कि ऊपर का पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, और दूसरा आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। अब देखिए, पार्लियामेंट में आपको 2 आ गया, एक आपका लोकसभा आ गया और एक राज्यसभा आ गया। तो ये लोकसभा और राज्यसभा आपको पार्लियामेंट के आपके 2 सदन है, 2
ये आपको दो पार्ट में बटा हुआ है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये द्विसदनात्मक है इसमें दो सदन है, तो एक राज्यसभा एक लोकसभा। उसी तरह से स्टेट अगर को आप देखिएगा तो एक आपका सदन है जिसमें एमएलए लोग बैठते हैं, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का फुल फॉर्म होता है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद के सदस्य है। तो ये सब जो हमारे लीडर्स लोग हैं जो स्टेट के असेंबली में बैठते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो असेंबली है पार्लियामेंट है, तो ये लोग अगर कोई आपको क्या कहते हैं कि रूल्स बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो उस कानून को क्या करता है कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसको राइट है, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि ये इसका क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका पूरी तरह से उसका रिव्यू करेगा। उससे जो भी आपको रूल्स बनाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स बनाती है, कोई कानून बनाती है नया, तो क्या करेगा कि हमारा जो कोर्ट है उस रूल्स को रिव्यू करेगा, उसको देखेगा, फिर से देखेगा, और देखने के बाद देखेगा कि इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर तो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और यदि उसको लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका कुछ गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या करेगा कि ये कैंसिल भी कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट या और सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाया जो रूल्स है इसको कैंसिल भी कर सकता है ये सुप्रीम कोर्ट। ये जुडिशियल रिव्यू का यही मीनिंग होता है, और ये अमेरिका से लिया गया। ऐसा नहीं है कि हम किसी लीडर्स को वोट दे दिए और वो जा कर के वहाँ गवर्नमेंट बना लिए, तो जैसा मन करेगा वैसा वो अपना रूल्स बना देगा और उसी रूल्स को अपने हिसाब से वो किसी पर ज़बरदस्ती थोप देगा, माने पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत की जनता पर थोप देगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं ये लीडर्स लोग। तो इसके लिए क्या किया गया है कि हमारा जो कोर्ट है, इस कोर्ट के पास पावर है, और ये पावर हम इस कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये आर्टिकल 32 और 36 जो है 136, ये देखिए यहाँ दो आर्टिकल का चर्चा किया है। एक आपका है आर्टिकल 32 एंड 136। तो ये जो आर्टिकल्स है ये कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि ये जो भी रूल्स बनाएंगे ये उस रूल्स को रिव्यू करेगा, वो देखेगा उसको कि हाँ ये जो रूल्स बनाया है इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इफेक्टेड नहीं हो रहा है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ता है और ये लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि हाँ ये जनता पर ज़बरदस्ती जो है, पब्लिक जो है उस पर ज़बरदस्ती इसको थोप रही है ये गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दोनों मिल के ही क्यों ना हो, तो उस कंडीशन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 32 एंड 136 ये सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है कि वो क्या करेगा कि उसको कैंसिल भी कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कानून बना दिया तो इसको मान ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था किया गया, और ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। यही हालांकि मेरा मेन क्वेश्चन था कि फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन। तो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग हुआ कि हमारे जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले जो वहाँ लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जिनके पास राइट्स है इनको रिव्यू करने का, तो ये लोग रिव्यू करते हैं उनको, रिव्यू करके यदि सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये अमेरिका से लिया गया है, इसको हम ये सही कर लेंगे। ये अमेरिका से लिया गया है। ये फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू टेकन, अमेरिका। ये आप याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ है कि अगर हम समझते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन को यदि इस तरह से ठीक से आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमको पूरा यकीन है कि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और हमें लगता है कि इंग्लिश मीडियम वालों का भी कुछ प्रॉब्लम इसमें सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6।
पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स। अब यहाँ पर 4 प्रकार के लिस्ट दिए गए हैं। एक यूनियन लिस्ट है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है। जो यूनियन लिस्ट है इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। जितने भी लिस्ट देख रहे हैं, जैसे यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट में यदि आपको देखा जाए तो 97 सब्जेक्ट है। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया तो उस समय क्या हुआ, 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते थे और प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। 3 विषय इसमें और शामिल हो गए हैं। तो प्रेजेंट डे में यदि आप देखिएगा तो हमारा जो यूनियन लिस्ट है, जो संघ सूची है, उसमें 100 विषय आ गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कनकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या होता है? तो इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिस सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती है। जैसे यदि आप देखिए तो हमारा अगर एक तरह से देखिए तो फॉरेन अफेयर्स हो गया, फॉरेन अफेयर्स की यदि बात किया जाए, विदेशी मामला है, जैसे आप 2 कंट्री के बीच में अगर रिलेशनशिप की बात है तो वो कोई तो इस पर कानून बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो बना सकती है उस पर कानून। कि हमारा जो विदेशी मामला है, जो फॉरेन अफेयर्स है, उससे रिलेटेड जो भी विषय है उस पर सिर्फ यही आपको कानून बना सकते हैं। तो इस तरह के फॉरेन अफेयर्स ही नहीं है, इसके साथ साथ और भी आता है, जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस हो गया, रक्षा मंत्रालय जिसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो फॉरेन अफेयर्स है या डिफेंस है या और भी इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स है जिस पर कोई स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाने का राइट नहीं है। इस पर कानून सिर्फ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, यानी यूनियन स्टेट बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। और इसलिए ये यूनियन लिस्ट जो है इसकी संख्या 97 थी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो 100 सब्जेक्ट्स है जिस पर कानून बनाने का राइट यूनियन गवर्नमेंट को है। पहले 97 सब्जेक्ट है। उसके बाद आ गया कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ये इसमें ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिल करके और कानून बनाते हैं। तो अगर आपको देखा जाए तो ये जो आपका, हम लोग किस में आ गए, हाँ इसी में तो है, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। हम लोग सूची पर चर्चा कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग किस सूची में आएगा पंचायती राज उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो कनकरेंट लिस्ट यदि आप देखिए तो कनकरेंट लिस्ट में आप देखिएगा तो कनकरेंट लिस्ट में आपको 47 सब्जेक्ट्स आएंगे थे। ये जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय इसमें 47 सब्जेक्ट थे और प्रेजेंट टाइम में इसमें 52 सब्जेक्ट्स, यानी 7, 5, 12। अगर देखिए तो 5 सब्जेक्ट्स और बढ़ गए हैं जिस पर दोनों मिल करके और उस पर कानून बना सकते हैं। तो यदि आपको देखा जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आ जाएगा, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको अगर कहा जाए तो इसमें दोनों मिल करके और इसमें अपना कानून बनाते हैं। और ये इसमें चूँकि हमेशा अमेंडमेंट होते रहा तो ये जो 42nd अमेंडमेंट में ये बढ़ाया गया था। ये संविधान का जो 42वां संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976, उसमें क्या किया गया कि जो कनकरेंट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट थे उसकी संख्या 47 से बढ़ा करके और 42 कर दिया गया। तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें अकेले
सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून नहीं बना सकती और अकेले स्टेट गवर्नमेंट भी कानून नहीं बना सकती है, दोनों जो है मिल करके उस सब्जेक्ट्स पर कानून बनाते हैं। तो ऐसे लिस्ट को हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट की यदि बात किया जाए तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया उस समय इसमें 66 सब्जेक्ट थे और उसके बाद आगे चल करके इसमें सब्जेक्ट्स घट गए, 61 सब्जेक्ट्स आ गए। यानी इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये 61 सब्जेक्ट्स पर आज के समय में वो अपना कानून बना सकती है। अब इसमें 61 सब्जेक्ट्स में यदि आपको देखा जाए तो ये क्या हो गया, अब ये 5 जो इसका सब्जेक्ट है इसमें कहाँ चला गया, यही जो 47 था ये बढ़ के कितना हो गया, 52 हो गया। तो ये ट्रांसफ़र हो गया, जो स्टेट लिस्ट था उसमें से 5 सब्जेक्ट को निकाल करके और उसको कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया गया। तो अब कंकरेंट लिस्ट 47 से 52 हो गया और इसका 5 वो हट गया स्टेट सब्जेक्ट, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है वो घट गया। तो 61 सब्जेक्ट्स है प्रेजेंट टाइम में, इस पर आपको कानून बनाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इस तरह से आप और में देख रहे हैं कि बढ़ रहा, जैसे यूनियन लिस्ट 97 से 100 हो गया, आप सब्जेक्ट आ गया इसमें। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट भी बढ़ गया 47 से 52। और ये जो लिस्ट है आपको 47 से 52 किया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन जो विधेयक लाया गया 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसमें ऐसा किया गया। और उसके बाद हमारा लास्ट एक बच गया जिसको बोला जाता है रेसिड्यूअरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें यदि आप देखिएगा तो इसमें सब रेसिड्यूअरी में अगर आप देखिएगा तो रेसिड्यूअरी में सब्जेक्ट्स आपको चिन्हित नहीं है कि कितना सब्जेक्ट इसमें आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय हमारे देश में था ही नहीं, जैसे कंप्यूटर हो गया। जिस समय हमारे कंट्री में, हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एडॉप्ट किया गया उस समय कंप्यूटर था ही नहीं। उसके बाद आपको आईटी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, तो कंप्यूटर है, आईटी सेक्टर है, या और भी नए नए ढंग के जो इन्वेंशन हो रहे हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय नहीं था इस कंट्री में, तो स्वाभाविक है उस पर जो आपको ये सब जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपको किस में आता है, ये आपको रेसिड्यूअरी लिस्ट में आता है, अवशिष्ट सूची में आता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो सब्जेक्ट्स हमारे इंडिपेंडेंट जब हमारा देश हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो ये कंप्यूटर और आईटी जैसे जो सब्जेक्ट थे वो था ही नहीं इस देश में, इसलिए संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका चर्चा नहीं किया गया। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अब आता है कि जो हमारा पंचायती राज है, तो ये पंचायती राज जो है ये किस सूची में आता है, तो हम इसको देखेंगे कि जो पंचायती राज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये किस सूची में आता है। तो ये राज्य सूची का विषय है, ये राज्य सूची में आता है, यानी स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है पंचायती राज के विषय में कानून बनाना, यानी पंचायती राज पर जो भी रूल्स बनाएंगे वो कोई भी, हर स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपना रूल्स बनाएंगे। तो ये राज्य सूची का विषय है और ये जो है 73rd अमेंडमेंट 1992, ये जो आप देख रहे हैं पंचायती राज, ये 73rd अमेंडमेंट 1992, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और
सुधार होता है, संवैधानिक सुधार होता है। तो ये 73rd जो अमेंडमेंट होता है, 73वां जो सुधार होता है, संशोधन होता है। हमारे सुधार क्या होता है, उसमें अमेंडमेंट होता है, यानी उसमें हम संशोधन करते हैं। तो वो 1992 में होता है, 1992 में होता है। और इसमें जो है आपको स्टेट सूची में, इसको स्टेट लिस्ट में पंचायती राज को शामिल किया गया। और पंचायती राज जो है इस तरह से यदि देखा जाए तो किस सूची में है, तो स्टेट लिस्ट में है। तो इस तरह से हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इसका भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इन विच शेड्यूल इज देयर ए प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। अब दल बदल विरोधी का मीनिंग होता है कि जब किसी, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आपका बिहार को ही हम अपना ले लेते हैं। तो बिहार में यदि हम देखें तो 243 ये MLA, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। अगर तो 243 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक हमारे चुने जाते हैं 243। तो उसी तरह से आप 243 में अगर आप देखिएगा तो ये 244 का अगर आधा कीजिएगा तो 122 होता है। तो 122, यानी अगर मान लीजिए कि दो पार्टी है और दो पार्टी इलेक्शन लड़ा, दो पार्टी आपका इलेक्शन लड़ा और एक पार्टी को 122 आ गया, तो स्वाभाविक है कि जो दूसरा पार्टी बचेगा उसको कितना आएगा, 121 आएगा। या हो सकता है कि कई पार्टियां हो, तो इसमें क्या करता है ना, अब जैसे मान लीजिए 122 है तो इसमें 4 पार्टी मिला हुआ है, और इसमें आप मान लीजिए कि 3 पार्टी मिला हुआ है, माने 3 पार्टी मिल करके देखा जाए तो 121 पुर रहा है, या 4 पार्टी मिल करके एक अपना गठबंधन बनाए हुए है, एक ग्रुप बनाए हुए हैं और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, पब्लिक के सामने अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अब ये आधा से ज़्यादा, यानी 243 का अगर आधा देखा जाए तो 244 अगर होता तो उसका आधा 122 होता, तो ये 243 है, तो 121 और 121 दोनों बराबर हो गया। 242 एक जोड़ दीजिए तो 243 हो गया। तो 243 सीट्स में अगर 122 सीट्स MLA का जिसको सपोर्ट मिल जाएगा वो क्या करेगा, बिहार में गवर्नमेंट बना देगा, उसी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये सिस्टम है। अब इसमें मान लीजिए कि 122 जो ये पूरा हो रहा है एक पक्ष को, उसमें 4 पार्टी मिला हुआ है और 3 पार्टी मिला हुआ है, मिल के 121 को पूरा हुआ। अब ये गवर्नमेंट बनाना है। अब क्या होगा कि इसमें से कुछ निकल करके 4 पार्टी है, उसमें से कोई एगो पार्टी कहेगी ना भाई हम इसको सपोर्ट कर देंगे। अब मान लीजिए कि इसको 5 गो मेंबर इसका जीता हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा, +5 126 हो जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट बनाने जा रहा था इसका 5 गो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो ये चूँकि आप इसके ग्रुप में रह करके इसके आइडियोलॉजी के हिसाब से आपने पब्लिक से वोट लिया है और आप गवर्नमेंट बनाने के समय आपको मिनिस्ट्री वगैरह का लालच दिया और आपने पाला बदल लिया, तो आपने जो ये दल बदल रहा है, या इसी में से 5 में से 3 वो 2 ही निकल जाए, 2 निकल जाए तो भी ये नहीं बना पाएगा सरकार, ये बना लेगा। 2 अगर निकल जाए तो ये क्या करेगा, ये दल को बदल रहा है, यानी एंटी डिफेक्शन हो रहा है यहाँ। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास आप कोई आइडियोलॉजी लेकर के, कोई विचारधारा लेकर के आप वोट मांगते हैं, और ऐन मौका पर जब गवर्नमेंट फॉर्म करना हो तो उस समय आप लालच में जा कर के किसी अपोजिशन वाले को आप सपोर्ट कर देते हैं, अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी यहाँ कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं। उसी प्रोविजंस की चर्चा है कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस शेड्यूल में
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में, मतलब अनुसूची में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में आपको ये एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल जो कानून है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इसका प्रोविज़न हमारे किस शेड्यूल में किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ 4 अनुसूची का लिस्ट दे रहा है, 2nd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये जो 5th शेड्यूल है, ये जो 5वीं अनुसूची जो आप देख रहे हैं, इसी 5th शेड्यूल में यदि आप देखिए तो इसी में एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविज़न किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविज़न किया गया है और उसमें कुछ इस तरह के प्रोविज़न्स किए गए हैं कि आप इतनी आसानी से आप ऐन मौके पर पार्टी नहीं बदल सकते हैं, दल बदल आप नहीं कर सकते हैं और इसको रोका भी जाना चाहिए। हमारे स्टेट के हित में, हमारे कंट्री के अगर आप हित में देखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के समय लोग अपना दल बदल लेते हैं और अपने चाल चरित्र को दिखा देते हैं उस समय। तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, इसका प्रोविज़न किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में, 5वीं अनुसूची में, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? आपने देखा कि 4 प्रकार के हमने देखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रकार के लिस्ट देखा। एक हमारा आपको यूनियन लिस्ट था, एक हमारा कौन सा था, यूनियन लिस्ट। इसके बारे में हम लोग देखें 97 सब्जेक्ट था शुरू में और आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में 100 सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखें स्टेट लिस्ट, इसमें 66 सब्जेक्ट है जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया और आज के डेट में 61 सब्जेक्ट है इसमें। और एक आपने देखा रेसिडिवरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची। इसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स है इसकी चर्चा आपको स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, क्योंकि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया इंडिया में, उस समय कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे इंडिया में थी ही नहीं, जैसे कंप्यूटर है और IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सब हमारे कंट्री में, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के समय नहीं थी कंप्यूटर और IT सेक्टर। तो इसलिए ये बाद में आया, तो ये इसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया। और इस पर जो आपको कानून है, वो कानून बनाने का राइट किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का राइट है रेसिडिवरी लिस्ट में। और उसके बाद हमारा कंकरेंट लिस्ट बच गया। तो कंकरेंट लिस्ट में आप देखें कि पहले उसमें 47 सब्जेक्ट था जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और बाद में आपने देखा कि 5 सब्जेक्ट इसमें से निकाल करके, स्टेट लिस्ट में से निकाल करके, और 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो वही कंकरेंट लिस्ट जो होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके उस सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती है। तो ऐसे 52 सब्जेक्ट्स है, 52 विषय है जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर आपको रूल्स बनाने का जो राइट्स है वो दोनों को है, संयुक्त रूप से है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? तो आप देखिएगा तो डिफेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये आता है यूनियन लिस्ट में। रक्षा जो है उस पर भारत सरकार कानून बनाएगी, रक्षा पर कानून जो है
वो भारत सरकार उस पर कानून बनाएगी। तो डिफेंस नहीं आएगा, डिफेंस आपको कंकरेंट लिस्ट में नहीं आएगा। स्टेट गवर्नमेंट को इस पर पावर नहीं है रूल्स बनाने का। उसके बाद यदि आप एग्रीकल्चर, और ये कौन है, आप एग्रीकल्चर को यदि आप देखिए तो इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट को ही राइट है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। यानी कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको कानून बनाने का जो राइट है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को है। आप देखते हैं किसी स्टेट में आपको देखिएगा तो वहाँ ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं, और रोक होती है। क्या आर्टिकल 370, 370 ये सब का कहीं कुछ मामला आता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये हमको बताना है कंकरेंट लिस्ट के बारे में, जिस पर दोनों मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन आपको कानून बनाएगा। तो इसमें यदि देखा जाए तो हमारा एजुकेशन जो है इस पर दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन आ जाएगा। पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। हर स्टेट अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से मैनेज करेगा उसके लिए आपको प्रावधान, आप इसके लिए जो भी कानून बनाना है, रूल्स बनाना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और पुलिस जो है वो आपको स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और डिफेंस जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है। और एजुकेशन जो है इस पर आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके कानून बना सकती है। तो इस तरह से एजुकेशन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल हैज द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हैज बीन मेड। यानी हम जानते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, अगर आर्टिकल की यदि हम बात करें तो शुरू में हमारा जो टोटल आर्टिकल्स थे वो कितने थे, संविधान में कितने अनुच्छेद थे शुरू में? तो आज के डेट में यदि आप देखिए तो 448 आर्टिकल है, और पहले 395 आर्टिकल था। यदि आर्टिकल की बात करें तो शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया तो 395 आर्टिकल था, और आज के डेट में 448 आर्टिकल्स, 448 जो है अनुच्छेद है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अंडर विच आर्टिकल, यानी इसमें से एक से लेकर के जो 148 तक 448 तक जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें से किस आर्टिकल में ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी ऑल इंडिया जो सर्विस है, अखिल भारतीय जो सेवा है, उसका प्रोविज़न किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि इसके लिए जो हमारा आर्टिकल है वह आर्टिकल 312 होना चाहिए। इसका 312 आर्टिकल 312 हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 312 है, उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजंस किया गया है। और इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में आता कौन कौन चीज़ है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। तो इस तरह से IAS, IPS और IFS ये तीनों अखिल भारतीय सेवा है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, और इसका जो प्रोविजंस है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में इसका प्रोविज़न किया गया है। उसके बाद चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आज का लास्ट यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा। मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर, लचीला। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल, नॉन इनफोर्सेबल, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो ये चार जो ऑप्शन है, इसमें से हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स का यदि आप चर्चा देखिएगा तो ये आर्टिकल 12 से 35 जो है हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 12 से 35 है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का चर्चा किया गया है।
और प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखिए तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 मौलिक अधिकार है हमारे। और ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसमें पहला है राइट टू इक्वलिटी। पहला अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये है राइट टू इक्वलिटी। और आपको याद रखना है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, यानी हम राजा रहे या गरीब रहे, सबको इस देश में समान अधिकार है। और इसका चर्चा आर्टिकल 14 से 18 में है। संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 18 हमें क्या करता है कि राइट टू इक्वलिटी का हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है, तो राइट टू फ्रीडम। अगला है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा जो आर्टिकल है 19 से 22, ये संविधान का जो अनुच्छेद 19 से 22 है, इसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी हमें किसी भी तरह से इस देश की कोई भी व्यवस्था, कोई भी जो सिस्टम है, हमें गुलाम नहीं बना सकता। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम फ्री है। तो राइट टू फ्रीडम का जो चर्चा है वह आर्टिकल 19 टू 22 में है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि हमारा किसी प्रकार से कोई शोषण हो रहा है तो हम उसके खिलाफ भी हमें ये फंडामेंटल राइट्स देता है कि हम जो है हम कोर्ट जा सकते हैं। यदि हमारा कोई शोषण कर रहा है, अगर हमें कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि बहुत कम मजदूरी दे के ज़बरदस्ती हमें खटवा रहा है या किसी भी प्रकार से हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है। और वो हमारा जो संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 23 और 24, ये हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का ये अधिकार देता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये चौथा जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी फंडामेंटल राइट है। और ये आर्टिकल 25 से 28 में इसका चर्चा, ये आर्टिकल 25 से 28 में इसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 टू 28, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी इस देश का कोई भी सिटीजन, कोई भी पब्लिक किसी भी रिलीजन को मानने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यदि उसको किसी प्रकार का कोई प्रेशर गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है कि आप इस रिलीजन को नहीं मान सकते हैं, इस रिलीजन को हम नहीं मानने देंगे, तो आप उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका प्रावधान आर्टिकल 29 और 30 में 29 एंड 30 में किया गया है कि आप किसी भी कल्चर को मानने के लिए इंडिपेंडेंट है। आप को किसी भी तरह का एजुकेशन लेने के लिए आप इंडिपेंडेंट है। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, यानी आपको इसको ऐसा नहीं है कि आपको कल्चर के आधार पर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और आपको एजुकेशन से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी
और हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 29 और 30, इसमें जो है इसका चर्चा किया गया। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कहने का मतलब है कि हम वो कॉन्स्टिट्यूशन से राहत लेने का, रिमेडीज लेने का, छुटकारा लेने का भी राइट है, फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस तरह से मौलिक अधिकार जो है उसको अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट्स को, तो ये इनफोर्सेबल है। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल वाद योग्य है, यानी इसको छीना जा सकता है। और इसको छीना कब जा सकता है? आपको छीना जा सकता है जब ये कोई नेशनल इशू हो जाए। जैसे आप मान लीजिए कि रिवॉल्यूशन वगैरह हो जाए, रिवॉल्यूशन में जैसे आपको हिंसात्मक वायोलेंस की स्थिति में आप इसको राइट्स को छीना जा सकता है। आपके फंडामेंटल राइट्स के वजह से अगर वायोलेंस हो जाए, हिंसा भड़क जाए, तो हिंसा फैलाने की स्थिति में अगर मान लीजिए कि राइट उखड़ जाए, तो आपको राइट उखड़ जाए तो फिर आपका जो ये फंडामेंटल राइट्स है उसको आपका जो भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको क्या कर सकता है? वो समाप्त कर सकता है, कुछ समय के लिए समाप्त कर सकता है, कंटिन्यू नहीं। तो ये इनफोर्सेबल है। विशेष परिस्थितियों में, एक्सक्लूसिव कंडीशन में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि उस पर बैन लगा सकते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरह से हमारा आज का जो पॉलिटिकल साइंस का जो आप लोगों का प्रॉब्लम था इंग्लिश मीडियम का, तो उसके लिए हमने ये आपको ये बनाया है। और आप लोग इसके साथ नोट्स भी बनाइए इसको, और नोट्स बना करके आप यकीन मानिए कि हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे स्टेट लेवल के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, तो उनके प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करें, ये मेरा प्रयास है। लेकिन इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो आप उसको बढ़ाइए।